नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए काव्य के इतिहास का, हिंदी काव्य के इतिहास का 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुए और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि एमसीक्यू पेपर में आते हैं और उसमें इतिहास का कितना बड़ा रोल है हिंदी के, वो भी आपको पता है। तो ये 50 क्वेश्चन बस रट लेना है, आपको अपने दिमाग पे चिपका लेना है, दिमाग की दीवारों पर, और पेपर में जाकर के वहां पर टिक कर देना है। पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 50 क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा, तो आज आप मेरे साथ भी सॉल्व करेंगे और यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको रिवाइज करेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद मिलेगा आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम। 10 से 15 सेकंड क्यों? क्योंकि ये मैथ्स के सवाल तो है नहीं, टिक करना है, पढ़ना है और टिक कर देना है। तो जल्दी से पढ़ेंगे, टिक करेंगे और सभी लोग एक एक क्वेश्चन को जो ना समझ में आए, जो आपको ना आता हो, उसको लिख के रख लेंगे। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहां भी ज्वाइन करेंगे। तो चलिए सभी लोग सबसे पहले सेशन को कर दीजिए शेयर, कर दीजिए सेशन को लाइक, और जो लोग नए हो कर लें चैनल को सब्सक्राइब। शुरू करते हैं आज की मैराथन, आज की ये दौड़ और वो 50 क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिलाने वाले हैं सफलता। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? और इस पहले क्वेश्चन के साथ हम आपके लेकर के आएंगे एक टाइमर। ठीक है, जो टाइमर हमें बताएगा टाइम, कैसे टाइम बीत रहा है। ठीक है, 10 सेकंड आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है, यह आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, अखरावट या पद्मावत। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? पद्मावत को अखरावट भी कहते हैं। तो अखरावट और पद्मावत दो रचनाएं हैं। ठीक है, अरे मैं तो 10 सेकंड का टाइम देकर के भूल ही गया आपको। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन तो अलग ही भाग रहा है, डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का नहीं है? आदिकाल का है, पहले में था नहीं है, इसमें है। आपको बताना है बहुत ध्यान से। सूरदास, पद्मावत, बीसलदेव रासो, आंसू, कौन सा ग्रंथ है? कभी नहीं पूछा है, ग्रंथ पूछा है। सेशन को शेयर कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में एक एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। 50 के 50 क्वेश्चन रटे होने चाहिए। ये सेशन खत्म हो तो 50 के 50 क्वेश्चन आपको रट जाने चाहिए। सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। सभी लोग जानते हैं रासो ग्रंथ आदिकाल में लिखे जाते थे। रासो ग्रंथ आदिकाल में लिखे जाते थे तो वही होंगे बीसलदेव रासो। सी वाला ऑप्शन सही है। सभी लोग टिक कर लें इसको। और अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का, प्रेमाश्रयी सूखी काव्यधारा का संबंध किससे था? प्रेमाश्रयी सूखी काव्यधारा का संबंध किससे था? संबंध किससे था बताना है आपको। कृष्ण भक्ति से, सगुण भक्ति से, निर्गुण भक्ति से, राम भक्ति से, किससे था? प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा। भक्ति काल में दो धाराएं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में कौन सी? दो, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी, और सगुण में दो, एक रामाश्रयी, एक कृष्णाश्रयी। आपको बताना है, टाइम खत्म होता है और इसका आंसर क्या होगा? यह होगा निर्गुण भक्ति शाखा, क्योंकि इसी में तो प्रेमाश्रयी आएगा और प्रेमाश्रयी में सूफी आएंगे और सूफी में सबसे प्रमुख ग्रंथ पद्मावत आएगा और उस प्रमुख ग्रंथ का रचयिता जायसी आएगा। तो सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें, सेशन को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन कवि कौन है? भक्तिकालीन कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुंभन दास, हरिऔध या महादेवी वर्मा। 10 सेकंड ले लीजिए। नाम तो आपको याद ही होगा, बताने की क्या जरूरत है। देखो, जो प्रश्न आप नहीं जानते हो उसका तो आंसर करना है, जो जानते हो उसका भी करना है। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ये कोई एग्जाम नहीं है जिसमें माइनस मार्किंग हो कि गलत हो जाएगा तो नंबर कट जाएंगे। समझ रहे हो? हर क्वेश्चन का आंसर करो और सेशन को शेयर करो अपने सभी सहपाठियों के साथ। लड़ाई में तभी मजा आता है जब सभी लोग साथ में लड़ाई लड़ें। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? कुंभन दास। भक्तिकालीन कवि कौन हो जाएंगे? कुंभन दास। अगला प्रश्न आपके सामने, कबीर, नानक, दादू, मलूक दास, रैदास किस काव्य धारा के कवि हैं?
काव्य धारा तो बताइए ही बताइए, काल भी कमेंट करके बताइए, ये सभी किस काल के कवि हैं ये भी आपको बताना है। कबीर, नानक, दादू और रैदास किस काव्य धारा के हैं? प्रेमाश्रयी सूफी, ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा, सगुण भक्ति धारा। चलिए 10 सेकंड दे देता हूं, विचार कर लीजिए। वैसे समय की कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रश्नवय बहुत सरल है भाई। ज्ञानाश्रयी संत काव्य, सभी तो संत हैं, सभी तो संत हैं। जब कोई सभी संत हैं तो संत तो लिखा ही है। आगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य या भक्ति काल? हमारे यहां आस्था को बड़ा महत्व दिया गया है बेटा, भगवान को बड़ा महत्व प्राप्त है। और जब बात ब्रह्म की हो, जब बात ईश्वर की हो, जब बात उनके आराधना की हो, जब बात रामचरितमानस की हो, जब बात कृष्ण के भक्ति की हो, जब बात संतों के द्वारा दिए गए उपदेशों की हो, तो नाम आता है भक्ति काल का, और यही स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का। अगला प्रश्न, रसखान किस काव्य धारा के कवि हैं? रसखान किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रेमाश्रयी काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा? आप 10 सेकंड ले लीजिए। रसखान का नाम सुनते ही लाइन आती है कि मानुष हो तो वह रस खान, बसो ब्रज गोकुल नंद के ग्वालन। और जब ये बात आ ही गई और ब्रज आ गया, मथुरा आ गया, कृष्ण आ ही जाएंगे और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आ जाएगी। ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब तक पहुंचाएं। किसी का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी में इस बार सबसे अच्छा रिजल्ट हो, यह मेरी पूरी कोशिश रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदयराम तथा प्राणचंद किस काव्य धारा के कवि थे? अब यह भी बताना पड़ेगा। नाम आ गया गोस्वामी तुलसीदास का, तो जाहिर तौर पर भगवान राम की चर्चा होगी, रामचरितमानस की चर्चा होगी और रामचंद्रिका की चर्चा होगी। ठीक है, और चर्चा होगी राम भक्ति काव्य धारा की। डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? विनय पत्रिका के बारे में बताना है। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी? रामचरितमानस अवधी का सबसे महान ग्रंथ जब तुलसीदास ने लिख दिया तो ब्रज के भी प्रकांड विद्वान थे। कहा आओ सारी रचनाओं को ब्रज में कॉपी करूंगा, ब्रज में भी राम को बढ़ावा दूंगा, ब्रज में भी राम भक्ति की अलख जगाऊंगा, और बात पहुंच गई ब्रज तक। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस विश्व का सबसे ज्यादा बिकने और पढ़ा जाने वाला ग्रंथ, ठीक है, उसकी रचना की है किस भाषा में की है? ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी या खड़ी बोली? ये प्रश्न हमेशा आपको मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाहिर तौर पर अवधी में की है। ये सब प्रश्न, इनमें रुकना क्या है? इनमें तो टिक लगा के आगे बढ़ो, तुरंत टिक लगाओ, तुरंत आगे बढ़ो। इसके लिए क्या टाइमर, क्या? रीतिकाल का दूसरा नाम, रीतिकाल का दूसरा नाम मुक्तक शैली काल, श्रृंगार काल, चमत्कारिक काल या सभी? सभी लोग बताइए रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल में क्या हुआ? सुंदरता की चर्चाएं हुई, स्त्री के अंग सौंदर्य की चर्चाएं हुई, श्रृंगार की चर्चाएं हुई, अलंकार की चर्चाएं हुई। ठीक है, तो इसे श्रृंगार काल कह देंगे। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने? थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है, इसके लिए मैं दूंगा 10 सेकंड। सभी लोग आंसर करेंगे, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो सभी लोग आंसर करो नीचे कमेंट सेक्शन में, और सेशन को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो सबके साथ, सभी साथियों के साथ जो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, जो चाहते हैं शिक्षा ऐसी हो जो उन्हें समृद्ध बनाए, विकास के मार्ग पर ले जाए। ठीक है, तो सभी लोग इस 10 सेकंड का, अरे ये तो 20 हो गया, बिल्कुल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये नाम दिया रीतिकाल को। बताओ, कालों को नाम लोग दे देते थे, यहां अपने कुत्ते को नाम नहीं दिया जा रहा लोगों से। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? भूषण घनानंद, बोधा ठाकुर या बिहारी? भूषण घनानंद, बोधा ठाकुर या बिहारी? सभी लोग बताएंगे।
भूषण, घनानंद, बोधा ठाकुर या बिहारी? बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन को, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, रीतिबद्ध काव्य धारा में दो प्रमुख कवि हैं जिनका नाम यहां पर आया है। उनका नाम लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि वे हैं भूषण और बिहारी। ये दोनों लोगों को रीतिबद्ध में माना जाता है, वहीं रीति मुक्त में बोधा ठाकुर और घनानंद को रखा जाता है। ठीक है, रीति मुक्त में किसे रखा जाता है? घनानंद और बोधा ठाकुर को। ठीक है, आचार्य केशवदास भी रीतिबद्ध में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है? ले लो 10 सेकंड इसमें भी और क्वेश्चन का आंसर करो। गलत सही नहीं सोचना है, वो मैं बता रहा हूं। मैं जो बताऊंगा अगर गलत कर देना तो लिख लेना उसको बाद में, लेकिन आंसर तो करो। लड़ाई में लड़ो तो हारा वही जो लड़ा नहीं, तो हारना नहीं है, युद्ध करना है। तो सभी लोग आंसर करेंगे तुरंत और सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या है? कौन सा कवि रीतिकाल का है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मलूक दास, बिहारी। तो भैया ये तो छायावाद के हैं, ये तो छायावादोत्तर में मिलते हैं, ये तो आदिकाल के हो गए। तो हम इनको उठा के फेंक देंगे रीतिकाल में, और वो भी कहां जाके गिरेंगे? रीतिबद्धता में गिरेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन कवि कौन है? रीतिकालीन कवि मीराबाई, द्विजदेव, रसखान या विद्यापति? कौन है रीतिकालीन कवि? सभी लोग बताइए कौन रीतिकालीन कवि हैं? इनमें, इन चारों में 10 सेकंड ले लो। अरे ये तो 1 मिनट चल रहा है पहले से भाई। टाइमर बंद करने का तो कमेंट कर दिया करो सभी लोग, ये बता दिया करो कि टाइमर चल रहा है, बंद कर दीजिए। ठीक है, चलो सभी लोग आंसर करो और इसका आंसर क्या होगा? सी वाला आंसर होगा बेटा, द्विजदेव रीतिकालीन कवि हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से रीतिकाल की कृति कौन सी है? रचना कौन सी है रीतिकाल की? सभी लोग बताएंगे। रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्य सप्तशती या बिहारी सतसई? बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, 10 सेकंड ले लो। रचना में 10 सेकंड ले लो। रचना में थोड़ा सा विचार करना पड़ता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे भी विचार करना पड़ता है। कई बार तो मैं छायावाद की रचना को बता देता हूं रीतिकाल का, क्योंकि छायावाद और रीतिकाल में थोड़ा एक रूपता है। सौंदर्य के मतलब लेखन में थोड़ा मुझे एक रूपता नजर आ जाती है कभी कभी, तो मैं कंफ्यूज जाता हूं। खैर, यहां कंफ्यूज नहीं हूं और ना ही आपको होने दूंगा। रसमंजरी। चलिए अगला प्रश्न, बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ये तो सिलेबस में है। बिहारी सतसई से तो कुछ पाठ आपके श्रृंगार और उसमें है, नीति में या भक्ति में, जो भी है उसको बताना है आपको। किस भाषा में है बिहारी सतसई? तो आपको बता देना है कि वैसे छंद तो दोहा है और सोरठा है, लेकिन भाषा कौन सी है? ब्रज है। कौन सी भाषा है? ब्रज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बहुत कठिन लिखता है ये आदमी, बहुत कठिन लिखता है। कठिन काव्य का प्रेत नाम पड़ गया। एक बार तो इन्होंने ये कह दिया कि अवधि में रामचरितमानस लिख दी तुलसीदास ने, तो इन्होंने कहा कि राम की आराधना और अवधि जैसी लोक भाषा में, उसकी तो संस्कृत में होनी चाहिए। लेकिन रामचरितमानस ने जो शीर्ष हासिल किया, जो प्रचार प्रसार हुआ, जो प्रसिद्ध मिली रामचरितमानस को, भारत के किसी भी ग्रंथ को नहीं मिली। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, डेटा नहीं है मेरे साथ पास, लेकिन यह भरोसा है मुझे कि विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक रामचरितमानस और गीता है। आंकड़े हैं, जिनको नहीं पता वो मैनिपुलेट कर देते हैं। आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव को, केशवदास, रामचंद्र चंद्रिका इनकी एक पुस्तक है। सेशन को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सेशन को लाइक करते रहना है। आंसर तो बताना ही है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा किस वाद से संबद्ध थे? किस वाद से जुड़े हुए हैं? कहां पर जुड़े? मैं बता देता हूं आपको एक हिंट कि ये सब आधुनिक काल के हैं, 1850 के बाद वाले हैं भैया। भारतेंदु ने जब लिख दिया कि मार्ग प्रेमुको को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, उसके बाद ये लोग आए। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा,
सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा। बताइए, ये सभी लोग छायावाद से जुड़े हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं, कौन छायावादी कवि इसमें है? क्या नहीं दिखाई पड़ रहा? अभी एक क्वेश्चन पहले तो बताया है, क्या सोचना? जयशंकर प्रसाद को मार दो, टिक आगे बढ़ो। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आराम से आंसर करो, विचार करो कि अभी क्या। देखो, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है तब गलत आंसर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर करना है आपको, और क्वेश्चन का आंसर जब मैं बताऊं तो उसे भी देखना है। दोनों जब देखोगे ना तो सही वाला याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको केवल आंसर देखना है, लेकिन उसके पहले आंसर करना जरूर है। जब हम कोई गलती करते हैं बेटा और उसके बाद सीखते हैं ना, तो गलती से के बाद सीखने का जो एक तरीका है और जो सीखने के बाद हमें याद रखने का जो एक पोटेंशियल हमारे अंदर पैदा होता है, वो बहुत दिनों तक रहता है। ठीक है, तो गलती करने के बाद सीखोगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगा। तो कामायनी में श्रद्धा सर्ग के किस सर्ग के बाद आता है? तो सभी लोग बताइए। श्रद्धा सर्ग दूसरा सर्ग है। अब आप बता दीजिए, दूसरा है कि तीसरा है? कामायनी में श्रद्धा सर्ग आता है आशा सर्ग के बाद। ठीक है, पहले आशा जागती है, पहले चिंता, आशा, श्रद्धा। ठीक है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग के सर्ग के बाद आता है तो आशा सर्ग। सभी लोग सेशन को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, ये एक डिजिटल गुरुदक्षिणा है, और गुरु को गुरुदक्षिणा दिए बिना ज्ञान फलित नहीं होता। क्या हुआ कर्ण के साथ पता है तुम्हें? महाभारत में अंत में पूरा ज्ञान ही भूल गया, गुरु से द्रोह किया था उसने। तो गुरु के साथ छल मत करो। परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, सेशन को सब्सक्राइब करो। चलो सभी लोग, और शेयर भी करो। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहते हैं? अरे यार, इस प्रश्न का क्या ही उत्तर दूं मैं। चलो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ये इतना सरल प्रश्न है कि मैं उत्तर बताना ही नहीं चाहता। सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताएंगे। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला है? ये आपको बताना है। लोकायतन, युगांत, काला और बूढ़ा चांद, या फिर चिदंबरा। 10 सेकंड इसके लिए आप ले सकते हैं, और 10 सेकंड बाद आपको इसका उत्तर देना ही देना है। 10 सेकंड बाद आप इसका उत्तर देंगे ही देंगे। ठीक है, और क्या है इसका उत्तर? चलिए जान लेते हैं। इसका उत्तर है बेटा चिदंबरा। इसका क्या उत्तर है? चिदंबरा। चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। इनकी देखो, पंत जी जो है ये छायावाद से लिख रहे हैं। छायावाद के बाद आया छायावादोत्तर, और छायावादोत्तर में 3 प्रकार की बातें होती हैं। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद साथ में आया, जिसमें मार्क्सवाद वाली विचारधारा पैदा हुई, और फिर नई कविता आई। तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में भी ये लिखते रहे, और वहां पर जो इनकी रचना है उसको आपको बताना है कौन सी है। पल्लव, युगांत, गुंजन या फिर वीणा। पल्लव, युगांत, गुंजन या फिर वीणा आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन सी रचना है? युगांत। युग का अंत, एक युग का अंत हो रहा है, छायावाद समाप्त हो रहा है। छायावाद उत्तर में प्रगतिवाद प्रयोगवाद शुरू हो रहा है। छायावाद की विशेषता क्या थी? तीव्रतात्मकता, प्रकृति, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, या फिर प्रकृति चित्रण। मुख्य बात क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है आपको बताना है। यदि एक व्यक्ति छायावाद में प्रकृति का सुकुमार कवि बन जाता है, एक व्यक्ति हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठाकर, एक व्यक्ति को हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर शिला की शीतल छां में बैठाकर प्रलय प्रवाह दिखा देता है, एक व्यक्ति श्रद्धा को पहाड़ों के बीच घुमा देता है, जंगल में बैठा देता है, कौन तुम संस्कृति जल ने तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, यानी केवल प्रकृति, केवल प्रकृति। तो बात क्या आ जाएगी? प्रकृति चित्रण की। ठीक है, कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं? बताना पड़ेगा। कामायनी और झरना किस युग की हैं? बताना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। सरल क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए थोड़ी ना बना हूं, मर्द मानो के विजय का तूर्य हूं मैं, ऐसे छोटे क्वेश्चन के आंसर नहीं देता। चलो, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर तो मुझे इसका भी नहीं देना चाहिए, लेकिन क्योंकि यह जुड़ा है कुछ आंकड़ों से बताऊंगा, क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज आते हो, कोई 12 कहता है, कोई 16 कहता है। सही क्या है? 15। 15 आप याद कर लो, प्रश्न आता है ये वाला। ठीक है, क्योंकि कामायनी आपके सिलेबस में है। द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा है?
द्विवेदी युग का एक महाकाव्य कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त को याद करो। प्रिय प्रवास पर टिक कर दो। किस पर टिक करोगे? प्रिय प्रवास पर। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग। अच्छा, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। देखो यही गलती, जो गलती अभी मैंने की कभी मत करना। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। मैंने क्या पढ़ा? द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, मैंने है पढ़ लिया, तो मैंने प्रिय प्रवास को टिक कर दिया। अब मैंने ध्यान नहीं दिया कि साकेत और द्वापर भी लिखा है। जब मैं इधर से गुजरा और ऐसे मैंने साकेत देखा तो हम कहा भैया तो उसी काल के हैं, एक ही आदमी ने लिखा है। तो याद आया कि नहीं लिखा है, और ये हो जाएगा कामायनी। ये कब की है? ये है छायावाद की। छायावाद की। आधुनिक युग कहते हैं छायावाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का काव्य प्रशस्ति मिश्रित है, बताइए। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। कौन सा काव्य उनका? चलिए यहां पर थोड़ा सा सही कर लेते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। प्रवृत्ति निवृत्ति। सभी लोग आंसर कीजिए, सबको आंसर करना है। प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित कौन सा उनका महाकाव्य है? लहर। उनका कौन सा काव्य है? लहर, आंसू, झरना या फिर कामायनी? कौन सा है? सभी लोग बताएंगे। कामायनी बेटा, कामायनी। बिल्कुल बहुत सही आंसर किया आप सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तोड़ती पत्थर रचना किसकी है? वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर राम कुमार वर्मा। यह व्यक्तित्व केवल एक व्यक्ति का है, निराला का। ऐसी कविताएं केवल निराला लिख सकते हैं। ठीक है, अलग बात है कि जयशंकर ने कुछ कम नहीं लिखा, कामायनी जैसी रचना लिखी, लेकिन निराला में कुछ अलग है। निराला कुछ अलग टच के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जो साहित्य पढ़ते हैं उनको पता है कि निराला हमेशा आपको आश्चर्यचकित करके निकलते हैं, हमेशा आपको रोमांच से भर देते हैं निराला। नई कविता के कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। अब नाम से स्पष्ट है कि ये तीन जो पुराने कवि हैं ये तो पुराने हैं। नया कौन है? नरेंद्र शर्मा। तो इन्हीं को टिक कर दो। ऐसे तुक्का भी लगाओ तो थोड़ा अंदाजा लगा के लगाओ कि तीन कवि तो पुराने हैं, बहुत छायावाद से सुनते आ रहे हैं, तो नई कविता में नए आदमी को टिक कर देते हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय, दिनकर, निराला, धूमिल। प्रगतिवादी कौन है? ध्यान रखना। प्रयोगवादी कौन है? ध्यान रखना। अब एक व्यक्ति जुड़ा है किससे? तार सप्तक से। थोड़ा सा प्रयोग उसे आता है। ठीक है, प्रयोगवादी काव्यधारा का जनक कहा जाता है उसे। थोड़ा प्रयोग आता है और उसका नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। सभी लोग सबसे पहले सेशन को शेयर करो। सभी लोग सेशन को शेयर करो। सबसे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब करो, उसके बाद सेशन को लाइक करो और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर करो। चलो जल्दी से करो, तुरंत सभी लोग करें इसको। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि नहीं है। कौन नहीं है? प्रगतिवादी कवि। प्रगति और प्रयोग में कंफ्यूजन होता है ना, ये छायावादोत्तर के ही दोनों परिणाम है। प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है इसमें से? शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास वर्मा, नागार्जुन या भवानी प्रसाद मिश्र। कौन नहीं है? सभी लोग बताएंगे। 10 सेकंड का समय ले लो। कवियों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लेकिन नहीं होना चाहिए, यही खत्म करने में आया हूं। और इसका आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, क्या आंसर है? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है? कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है निम्नलिखित में से? ठीक है, आपको बताना है कौन नहीं है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन शास्त्री। सरनेम से कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दो आदमी एक नाम के आ जाते हैं, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह नहीं है प्रगतिवादी, केदारनाथ अग्रवाल हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई? तो प्रेम माधुरी, कामायनी, निरूपमा, युगमाणी। आपके सिलेबस में एक कविता है प्रेम माधुरी की कि मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथारथ हो तो यथा है, लाभ कछु न पुकारन में
बदनाम ही होने की सारी कथा है। और ये कहां से है? प्रेम माधुरी से। लिखा किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो इन्हीं की रचना तो होगी बेटा, दूसरे की कहां से हो जाएगी। चलो आगे बढ़ जाओ। पंत जी के उस काव्य की बात हो रही है जिसमें उनकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारधारा, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई। ऐसे पंत जी के काव्य का क्या नाम है? चिदंबरा, उत्तरा, पल्लव या लोकायतन। चिदंबरा, उत्तरा, पल्लव या लोकायतन। कौन सा काव्य है वो है बेटा लोकायतन। एक बात और, सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लोकायतन के लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला। मैंने बताया है तो सभी लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, तुरंत बताओ। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है कृष्ण भक्ति धारा से? आप बता दो हमें नहीं पता। कुंभन दास, परमानंद दास, नाभा दास, चतुर्भुज दास। कौन नहीं है? एक व्यक्ति ने अष्टछाप बनाया था, 8 कवि कृष्ण भक्ति के थे, तो आपको बता देना है उसमें से कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित कौन नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो आप कि कौन राम भक्ति धारा से संबंधित है, इसमें यह भी कहा जा सकता है। तो परमानंद, चतुर्भुज दास और कुंभन दास, ये सभी लोग तो कृष्ण भक्त हैं ही। नाभा दास कृष्ण भक्त, मतलब भक्त तो सभी हैं। देखो, किसी व्यक्ति को यह कहना कि वो कृष्ण का भक्त नहीं है, गलत है। कृष्ण प्रेम के ईश्वर हैं, और प्रेम का भक्त कौन नहीं है, प्रेम का आदर कौन नहीं करता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी रचना प्रक्रिया में, हम अपने समर्पण की प्रक्रिया में लिख देते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं और हमें उसी के नाम से जाना जाने लगता है। तो नाभादास राम के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान्य है? प्रगतिवाद की समयावधि, प्रगतिवाद यानी छायावादोत्तर की बात कर रहा हूं। तो 1900 से लेकर के 1918, 1918 से 1936, 1936 से 1943 या 1943 से 1953। देखो, आंसर तो बताना है, बाकी सभी समयावधि का नाम बताना है मुझे। ABCD, क्वेश्चन का नंबर लिखोगे, ABCD लिखोगे और सब काल का नाम बताओगे। जो नहीं बताएगा, ध्यान रखना, मिल जाओगे तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए मुझे, सभी क्वेश्चन का आंसर। गलत सही से फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको बता दिया कि 1936 से 1943। अगला प्रश्न, तार सप्तक किससे संबंधित है? तार सप्तक से कौन संबंधित है इसमें? रामविलास वर्मा, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर धर्मवीर भारती? धर्मवीर भारती की एक बड़ी बेहतरीन रचना है, एक उपन्यास है उनका, बड़ा प्यारा है। चंदन उसका मुख्य पात्र है और बड़ा बहुत सुंदर उपन्यास है। तो उस उपन्यास का नाम भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। तुम्हें पास होना है, मैं रास्ता बताऊंगा ना, लेकिन वही है कि तुम मेरे बताए रास्ते पे चलो। मैं तुम्हारे रथ का कृष्ण हूं, तो तुम्हें मेरे द्वारा चलाए गए रथ पर बने रास्ते पर चलना है। रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती कौन है तार सप्तक संबंधित? तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? रामविलास वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर कि विद्यापति के पदों में कहीं कहीं किसका पुट है? भक्ति का, श्रृंगार का, नीति का, प्रशस्ति का? भक्ति, श्रृंगार, नीति, प्रशस्ति। विद्यापति एक, जैसे भारत और पाकिस्तान है ना, तो उसके बॉर्डर पर भी कुछ लोगों का घर आ गया होगा। आधा भारत आधा पाकिस्तान, इनके लिए बड़ी समस्या है। कोई इन्हें भक्ति काल का कह देता है, कोई इन्हें रीति काल का कह देता है। अब इन्होंने रचनाएं तो खूब भक्ति की लिखी, लेकिन रीति की भी लिखी। अब वही बात है कि किसका पुट ज्यादा दिखाई देता है, उसी अनुसार चयन हो जाता है। तो इन्होंने श्रृंगार की ज्यादा रचना लिखी, भक्ति की कुछ कम लिख पाए। प्रेम ज्यादा हुआ, भगवान से कम हुआ, किसी और से हो गया रास्ते पर, चौराहे पर। ठीक है, तो उससे खाना खाया कि नहीं पूछने में व्यस्त हो गए और इसी चक्कर में भक्ति की रचनाएं कम रह गईं। तो केवल थोड़ा पुट आ पाया भक्ति का और इन्हें छायावाद का, रीतिकाल का कवि कह दिया गया। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है?
वर्ण विषय क्या होता है? किसी रचना को लिखने के लिए चुना गया जो विषय है उसे वर्ण विषय कहते हैं। तो सूर सागर का वर्ण विषय क्या है या उसका आधार क्या है, यह आपको बताना है। सभी लोग बताइए। श्रीमद् भागवत, हिंदी साहित्य का आदिकाल, केनोपनिषद या मनुस्मृति। तो जाहिर तौर पर सूर सागर कृष्ण भक्ति का काव्य है, तो श्रीमद् भागवत ही उसका आधार बनेगा, कोई और बन ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन है? भारत भारती महाकाव्य, भारत भारती महाकाव्य है, प्राणभंग चरित काव्य है, रश्मिरथी क्या है? चरित काव्य है, रश्मिरथी खंड काव्य है, या फिर गीत काव्य वीर काव्य है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो भैया ये तो गलत है, आप खोज करके बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा क्या है। ठीक है, तो आप सबको पता है रश्मिरथी क्या है? कर्ण के जीवन के एक अंश का वर्णन है। थोड़ा सा उसमें रश्मिरथी, सूर्य के समान रथ पर सवार व्यक्ति, रश्मियों के समान जिसका रथ है वह रथी। ठीक है, कर्ण कहता है कि गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, रहा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या, समर की सूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं। मतलब एक ये ओज है उसका, वे प्रसिद्धि है उसकी। ठीक है, रश्मिरथी खंड काव्य है। चलिए, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, यामा या पद्मावत? इसमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है भाई? पद्मावत भी महाकाव्य, रामचरितमानस भी महाकाव्य, साकेत भी महाकाव्य। अब क्या महाकाव्य नहीं है? कमेंट सेक्शन बताओ। कौन महाकाव्य तो बता दिया, कौन नहीं है तुम्हें बताना है। कमेंट सेक्शन में बताओ। सेशन को शेयर करो, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब तक ये सेशन पहुंचना चाहिए, हर एक बच्चे तक। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल का काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, कामायनी, विनय पत्रिका। रीतिकाल का कौन सा है? रीतिकाल का काव्य कौन सा है भाई? अब देखो, कंफ्यूज मत हो जाना, कामायनी छायावाद का है। ठीक है, रीतिकाल में केशवदास हैं, और केशवदास लिख रहे हैं रामचंद्र, काट क्यों रहा हूं, रामचंद्रिका लिख रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी भूषण की रचना नहीं है? भूषण की एक रचना है, उसका क्या नाम है? शिवराज भूषण। क्या है? बाज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारे, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। बड़ी ओज की रचना है, वीरता की रचना। बाज नहीं, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो कौन सी रचना नहीं होगी? अभी अभी जाना कि ये केशवदास की रचना है तो इसको हटा दो, बात खत्म। चलिए, कौन सा कवि राम भक्ति की शाखा संबंधित नहीं है? तुलसीदास, नंददास, नाभादास, अग्रदास। अभी हमने जाना था कि नाभादास राम भक्ति शाखा के हैं, तो अब आपको क्लियर कर देना है कौन नहीं है राम भक्ति शाखा का। तो बहुत स्पष्ट बात है, नंददास अग्रदास में कंफ्यूजन है, तुलसीदास और नाभादास तो स्पष्ट है। तो नंददास को हम मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, सही है, सही है, नंददास नहीं है राम भक्ति शाखा के। चलो अगला प्रश्न, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? देखो, साखी और शबद, पद, दूहा, किस नाम से जाना जाता है? आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, दोहे, साखी, शबद, रमैनी, 3 रचनाएं कबीर की हैं। अब मैंने आपको यह बता दिया तो आपको यह बता देना बहुत आसान हो जाएगा कि साखी दोहों की रचना है। एक सेकंड, कंफ्यूजन हो जाएगा जो पीडीएफ देखेगा, तो एक पर ही टिक करता हूं, ठीक है, जिससे आप लोगों का कंफ्यूजन बढ़े ना। ठीक है, साखी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवधा भक्ति के कितने प्रकार हैं? कितना प्रश्न है, नवधा भक्ति कितने प्रकार की भक्ति? 9 प्रकार की भक्ति। कौन सा समास होगा? क्या होगा? अगर हां तो बता दो कौन सा होगा। चलो ये भी बताओ, क्या इसमें समास होगा? यदि होगा तो कौन सा होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। साकेत की नायिका कौन है? नायिका छोड़ो, पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। साकेत का नाम, आज का वर्तमान नाम साकेत का क्या है? साकेत कभी किसी जगह का नाम था, वो जगह कौन सी है? आज किस नाम से जानी जाती है? और नायिका कौन है? यशोधरा, उर्मिला, राधा, द्रौपदी। कौन है उर्मिला? अरे कौन है उर्मिला? क्या उर्मिला नायिका है उसकी, मैं खुद ही बता रहा हूं कि कौन है उर्मिला। चलिए सभी लोग बताएंगे इसको। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, भारत भारती की रचना विधा है। भारत भारती की रचना विधा क्या है?
कहानी है भारत भारती, उपन्यास है, नाटक है, काव्य है? सभी लोग सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो, फिर इसका आंसर दो कि भारत भारती जो है वो क्या है, कहानी, उपन्यास, नाटक या काव्य? ठीक है, ये भी बताते जाना कि किस कवि की रचना है भारत भारती, ये भी बता देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक काल के शुरुआत की का प्रथम चरण था जब भारत भारती लिखी जा रही थी। आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है बेटा, तो ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। आपके 50 क्वेश्चन वे 50 क्वेश्चन जो आपको आपके परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ नंबर दिलाएंगे, जो आपको विजेता बनाएंगे, जो आपको जीत के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सभी के साथ सेशन को शेयर कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। वो क्या है कि अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो आप सभी को संघर्ष करते रहना है। सारे कंटेंट आपके लिए यहां यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को बताइए, मिलजुल कर पढ़िए और मेहनत करके पढ़िए। 5 महीने की लड़ाई और उसके बाद आपके पास एक रैंक कार्ड होगा, पहला नंबर या 10वां या फिर 1000वां, ये आप पर निर्भर करता है। हम आपको तैयार करने के लिए यहां खड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।